गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पवन पांचाल, मैथ टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल मढ़ना का पलवल। आज आप सभी का अपनी इस मैथ की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की बुक्स का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। इस चैप्टर की हम पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.2 का लास्ट क्वेश्चन 7। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, थ्योरम की तरह है कुछ। तो बच्चे जो हैं वो थ्योरम से और सिद्ध करने से थोड़ा सा कतराते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं इसको बहुत ही आसानी से करने वाला हूं और आप भी इसको सीखने के बाद बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे आप। चलो बढ़ते हैं, लेकिन इसको करने से पहले हमें थोड़े बेसिक्स हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारियां हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा, जिससे कि ये प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाए। चलिए सबसे पहले आज हम सीखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वैसे तो हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं। चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, दोहराई कर लेते हैं इसकी। वास्तविक संख्याएं जो होती है वो दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, जैसे दशमलव वाली संख्याएं और बिना दशमलव वाली संख्याएं। बिना दशमलव वाली संख्याएं और दशमलव वाली संख्याएं। ठीक है बच्चों, बिना दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं पहले हम ये सीखेंगे। देखो ध्यान से, आपने 6ठी 7वीं कक्षा में संख्या रेखा पढ़ी होगी। संख्या रेखा पर ये 0 होता था, इधर हमारे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, डैश 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 सो ऑन, और ये इंफिनिटी तक। ठीक है, प्लस का इधर -1, -2, -3, डैश 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 माइनस इंफिनिटी। ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। और ये जो माइनस की होती हैं, इन्हें इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं इनको ऋणात्मक पूर्णांक। ओके बच्चों, ये हमारा 0 इंटीजर है। क्या है हमारा ये? 0 पूर्णांक। उसके बाद ये हमारे जो हैं वो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है हमारे? धनात्मक पूर्णांक। ओके बच्चों, इंग्लिश में इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। चलिए उससे आगे, यहां से लेके 0 से लेके इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1 से लेके इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी हमारी क्या कहलाती है भाई? प्राकृतिक संख्याएं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्याएं जो है वो 3 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती है भाई? 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली वाली क्या होती है? शांत दशमलव भिन्न। किस तरह? देखो 1.45। इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा, 0 0 0 आएगा। तो ये शांत हो गई है दशमलव भिन्न, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शांत, और इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है भाई, ये हो गया। इसको मैं लिख देता हूं एक बार, शांत दशमलव। शांत क्यों है? क्योंकि ये यहां पर बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। दूसरी है, देखो ध्यान से, जैसे कि 1.33333। अब ये रुक नहीं रही भैया, चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, डैश 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 डैश। तो ये शांत नहीं है, इसीलिए ये क्या है? ये क्या है भाई? अशांत। क्या बोलेंगे इसको? अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात, बार बार क्या हो रही है? इसकी दोहराई हो रही है, आवृत्ति हो रही है, मतलब रिपीट, इसलिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हिंदी में अशांत आवर्ती, आवर्ती माने रिपीटिंग, दोहराई। तीसरी प्रकार देखिए भैया, तीसरी प्रकार इस तरह की होती है 1 पॉइंट, जैसे ये है आपका 20 220 और आपका फिर है 2220 और फिर 22220, मतलब ये अशांत है, रुक भी नहीं रहे भाई, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि अशांत भी है और रिपीटिंग नहीं हो रही, इनकी आवर्ती नहीं है। यहां तो आवर्ती थे 3 3 3, यहां पर देखो 2 आया 0, फिर 2 2 0 2 2 2 0, अनावर्ती। तो ये कहलाते हैं अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है भाई, तो ये सभी संख्याएं जो है ना, ये इस सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। ओके बच्चों, अब देखिए, अब बात आती है अपरिमेय और परिमेय की। इसीलिए मैंने आपको बेसिक चीज कराई थी, परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय संख्याएं बोलते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और जहां पर Q 0 के बराबर ना हो। अब देखो, ये संख्या भी हमारी P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इन सभी को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये 3 है तो ये 3/1 है, ये 4 है 4/1 है, ये -3 है तो -3/1 है। तो ये सभी संख्याएं हमारी P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, इसीलिए हम इनको और इनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर भाई? अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं की। ओके बच्चों, इसीलिए मैंने आपको बेसिक कराई थी, क्योंकि यहां पर देखो अपरिमेय संख्या आ रहा है, आपको पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना होगा, पढ़ना होगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसका बिल्कुल अपोजिट, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में हम और सीखते हैं। अपरिमेय संख्याएं देखने में कैसी होती हैं, किस तरह दिखाई देती हैं? नंबर 1 इस तरह दिखाई देती हैं। ओके, नंबर 2 और कैसे दिखाई देती हैं आपको? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7। जो वर्गमूल से बाहर ना निकल सके वो सभी क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं। पाई भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्याएं होगी हमारी। अब हम अपरिमेय संख्याओं की कुछ विशेषताएं सीखते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ देता हूं तो अपरिमेय आएगा। परिमेय संख्याओं को हम रैशनल संख्या बोलते हैं, रैशनल। अपरिमेय को हम बोलते हैं इर्रेशनल। ओके बच्चों, रैशनल इर्रेशनल। तो देखिए, जब परिमेय संख्या में मैंने अपरिमेय जोड़ा तो क्या आएगा? इर्रेशनल। और परिमेय संख्याओं से मैंने घटा किया मैंने, तब भी क्या आएगा? अपरिमेय। और अपरिमेय में मैं परिमेय जोड़ता हूं जब भी, क्या आएगा? अपरिमेय। घटा करूं तो क्या आएगा? अपरिमेय। और परिमेय संख्या की मैं गुना करूं, अपरिमेय संख्या की गुना करूं परिमेय से, तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। लेकिन जब मैं अपरिमेय की गुना करता हूं अपरिमेय से, तो क्या आता है? कुछ नहीं कह सकते। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। इनके हम एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे? देखो, परिमेय क्या है हमारा? 2। अपरिमेय क्या है? वर्गमूल 2। क्या आ गया भाई? 2 जमा वर्गमूल 2। क्या है ये? अपरिमेय। यहां देखिए, अब 2 माइनस वर्गमूल 2 क्या आ गया? 2 माइनस वर्गमूल 2। क्या है ये? अपरिमेय। ठीक है भाई, आगे चलिए। ये क्या है? अपरिमेय। वर्गमूल 3 कर लीजिए, जमा 1 कर लीजिए, क्या आ गया? ये भी क्या है?
अपरिमेय। ठीक है, आगे देखिए, अपरिमेय माइनस परिमेय कर लीजिए, क्या आ गया, ये भी क्या है हमारा अपरिमेय। इसको देखिए क्या आ गया भाई, 2 वर्गमूल 3, ये भी क्या है हमारा अपरिमेय। ओके बच्चों, आगे देखिए, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। क्यों, देखो ध्यान से, और 3 क्या है मेरा परिमेय, रेशनल नंबर। और वर्गमूल 3 की गुना वर्गमूल 2 से करूं तो क्या आ गया, ये क्या मेरा अपरिमेय। ओके बच्चे, तो हम इधर दोनों केस आ सकते हैं, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो ये परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानकारियां हुई। इसके बाद हमें एक थ्योरम सीखनी है, थ्योरम 1.3, जो आपकी मैथ की बुक से ही है। बेटा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारी मैथ की बुक में एक्सरसाइज से पहले, प्रश्नावली से पहले कुछ ना कुछ जानकारी लिखी होती है। वो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सभी बच्चे उस जानकारी को, उस तथ्य को जरूर पढ़ें, वो आपके बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कराता हूं प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 क्या कहती है, देखो ध्यान से। प्रमेय 1.3 ये कहती है कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी ए बी सी पी एक्स वाई जेड, कोई भी, यहां पी मान लेते हैं हम, ये पी है, किसी संख्या के वर्ग को, मतलब ए स्क्वायर, ठीक है भाई, पी जो है किसी संख्या के वर्ग को, मतलब ए स्क्वायर को भाग करे तो वह उस संख्या को भी भाग करेगी, क्या को भी भाग करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि मान लो आपका 2 है, 3 है आपका, 3 जो है 4 के वर्ग को, क्या गया 16, भाग नहीं करता। जब 16 को भाग नहीं करता तो 3 जो है वो 4 को भी भाग नहीं करेगा। 3 जो है 6 के वर्ग को, क्या आता 36, भाग कर देता है, कर दिया, तो 3 जो है वो 6 को भी भाग कर देगा। बात समझ आई नहीं आई? यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को भाग करती है तो वो संख्या को भी भाग कर देगी। ठीक है भाई, ये क्लियर है आपको? दूसरी बात 12 का देखिए भाई, ये 12 की गुणनखंड है 2 गुना 6। एक दूसरी बात सिखा रहा हूं जो इस प्रश्न में काम आने वाली है। 12 जो है वो 2 गुना 6, तो ये जो इसके टुकड़े हैं, ये टुकड़े इसको भाग करेंगे, 2 भी भाग करेगा, 6 भी भाग करेगा। ये बहुत छोटी सी बात है। और देखिए ये आ गया, तो ये 3 जो है ना वो इस 12 को भी भाग करेगा। हमें इस पीछे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। यदि किसी संख्या के गुणनखंडों में कोई संख्या है तो वो संख्या उस संख्या को भाग करती है, या किसी भी संख्या के गुणनखंड जितने भी गुणनखंड होंगे वो उस संख्या को अवश्य भाग करेंगे। ये 2 बातें यहां काम आएंगी आपके। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस प्रश्न को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास के द्वारा सिद्ध करेंगे। वो क्या होता है देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है। इसका उल्टा लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगी, तो वर्गमूल 5 बराबर क्या होगा, P/Q।
जो परिमेय संख्या होती है वो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां P और Q कोई भी पूर्णांक है, कोई भी क्या भाई पूर्णांक है, और जहां Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है Q। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से, और अब P और Q कोई ना कोई संख्या है, पूर्णांक है, तो हो सकता है कि इनका कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। मान लेते हैं P जो है वो 12 है, Q जो है आपका 16 है, तो इनका कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शायद हो सकता है। कैसे? 2 गुना 2 गुना 3 और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो देखो ये भी उभयनिष्ठ हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया, तो ये कट गई, तो ये क्या आ गया मेरा 3 बटे 4 आ गया। अब जो कटने के बाद जो संख्या है 3 और 4, ये इसके निम्नतम रूप में है और अब इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम ये बात लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सुनो ध्यान से, और P और Q का कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हम मान लेते हैं, और उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करने के बाद हमें A और B नए पूर्णांक कोई, हमें A और B प्राप्त होते हैं, ठीक है भैया, जिनके कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह बात हम लिख लेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको आसान तरीके से, बहुत सिंपल है। कैसे? देखो दोबारा देखो, हम मान लेते हैं कि P और Q के कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और है तो उससे हम काटेंगे उसको। जैसे 12 का 16 का क्या था, 4 आया था उभयनिष्ठ, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, काट दिया, और हम उसको निम्नतम रूप में ले आएंगे, निम्नतम, जहां के बाद नहीं करते, जिसके बाद ले आएंगे, ठीक है। और हमें क्या होगा, नए पूर्णांक प्राप्त होंगे A और B हो गए, और A और B का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसको हम लिख लेंगे। आगे चलते हैं अब, तो अब देखिए वर्गमूल 5 बराबर आ गया A अपॉन B, ठीक है भाई। B को यहां ले जाएंगे तो यह आ जाएगा वर्गमूल 5 गुना के B बराबर A, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका आ जाएगा वर्गमूल 5 से 5 और B का आ जाएगा B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब देखिए, अब आ गई वो थ्योरम प्रमेय 1.3 के द्वारा। आप इस बात को लिखेंगे, कैसे लिखोगे? प्रमेय 1.3 के द्वारा क्या कह रहा है कि यदि 5 A स्क्वायर को भाग करेगा, सर आप कहो सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, दोबारा सुनो। इसका मतलब क्या है कि A स्क्वायर का गुणनखंड क्या बन गया, 5 गुना के B स्क्वायर। ये भी तो कोई पूर्णांक है और ये भी कोई पूर्णांक है, तो इसके गुणनखंड क्या है, 5 और B स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को भाग करता है, तो 5 क्या है, A स्क्वायर को भाग करेगा। जब 5 A स्क्वायर भाग कर रहा है तो प्रमेय 1.3 क्या कहती है कि यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को भाग करती है तो वो संख्या क्या करेगी, उस संख्या को भाग करेगी। 5 जो है फिर A को भी करेगा भाग। ये बात आपको लिखनी है, कैसे लिखनी है सुनिए ध्यान से। प्रमेय 1.3 के द्वारा 5 A स्क्वायर को भाग करता है तो 5 A को भी भाग करेगा, ठीक है भैया, करेगा। अच्छा जी देखो, तो A बराबर क्या जाएगा, 5C। अब आप कहोगे C कहां से आया, देखिए ध्यान से। कोई भी संख्या मान लो 3 है, 6 को भाग कर रही है, तो यहां क्या था, 2 हो गया। तो मुझे यहां तो पता कि 2 आया है, और ऐसे ही 5 2 है, वो A को भाग कर रहा है,
कितने वारे पे कर रहा है भाई, हमें क्या पता, तो हम उसको मान लेते हैं सी। आ गया, ये कट गया, तो ये क्या कहलाएगा, ए बराबर 5c, 6 बराबर 3 गुना 2, ऐसे। तो इसलिए ए बराबर 5 गुना सी। अब बात क्लियर होगी भाई, चलिए तो ये आ गया। अब आगे देखते हैं, इस ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके बच्चे भाई, 1 में रखो, यहां रख दो। तो ये आ गया मेरे पास भाई 5b² बराबर 5c का स्क्वायर। तो 5b² बराबर 25c²। ये 5 कहां जाएगा, नीचे, तो 25c² बटे में आ गया मेरे 5, ये कटा 5 से, तो ये आ गया b² बराबर 5c²। देखो ध्यान से, बिल्कुल वही कंडीशन आ गई भाई। अब क्या कह सकते हैं हम कि प्रमेय 1.3 के द्वारा क्या कहता है कि 5 यदि b² को भाग करता है तो 5 b को ही भाग करेगा। ये चीज आप लिखोगे बेटा अपने आप, ठीक है। और जब b को भाग करेगा तो b बराबर क्या जाएगा, 5 गुना के कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। जैसे यहां आता है बराबर 5 गुना कोई ना कोई पूर्णांक, तो इसे मान लेते हैं हम d। अब देखिए ध्यान से, a बराबर क्या रहा है, 5 गुना के c, b बराबर क्या रहा है, 5 गुना के d। तो 5 क्या है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड। 5 जो है वो दोनों को भाग कर रहा है, a और b को। तो हम कह सकते हैं, और यहां से क्या मिल रहा था हमें, विरोधाभास। कैसे, हम कह रहे थे कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है a और b का, यहां a और b का गुणनखंड मिल गया कॉमन, क्या, 5। तो यहां से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास मिलता है, ठीक है। क्योंकि a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन यहां पर a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल रहा है। अतः हमारी कल्पना गलत थी, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 1। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2, बिल्कुल सेम है, मैं फिर भी करवा देता हूं। ओके बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम मेथड है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। देखें, इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के द्वारा करेंगे। हम मान लेते हैं कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा भाई, पी बटे क्यू के रूप में होगा ये हो गया, ओके। अब देखिए ध्यान से, जहां वही बात लिखेंगे, पी क्यू कोई भी पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, ओके बच्चों। देखिए आ गया। और हम अब 3 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 3 क्या जाएगा, माइनस का 3, ठीक है भाई। अब देखो इनका एलसीएम आ गया Q, और यहां जाएगा P माइनस के 3 Q बराबर रहेगा 2 वर्गमूल 5, ठीक है। अच्छा जी, ये 2 कहां जाएगा, भाग में,
बराबर P माइनस 3Q बटे में 2Q। ये आ गया। अब देखिए, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी है राइट हैंड साइड। हमें पता है कि 3P और Q क्या है सर? ये पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। और राइट हैंड साइड P बटे Q के रूप में लिखी हुई है। इसीलिए राइट हैंड साइड क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड या वर्गमूल 5 कह लो, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई? यहां से हमें विरोधाभास मिलता है। और दूसरी बात, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। तो मिल गया विरोधाभास, हमें यहां से विरोधाभास मिलता है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत थी। अतः 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारी कल्पना गलत है तो इसका उल्टा होगा भाई। ठीक है? यदि मैं आपसे कहूं कि दिल्ली इधर है और मेरी ये कल्पना क्या है? गलत, तो दिल्ली कहां फिर? इधर है। ओके बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका मैं एक पार्ट करा देता हूं, बाकी के पार्ट आप स्वयं करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। 1 बटे में वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 5, 6 प्लस के वर्गमूल 2। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसे तो, खैर ये भी, पर मैं फिर भी इनमें से ये पार्ट कराता हूं, बाकी के 2 पार्ट आप स्वयं करेंगे। हम इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के द्वारा करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, है तो क्या होगा भाई? 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर होगा P बटे Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा P नॉट इक्वल टू 0 और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके बच्चों, 0 बराबर नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो 1 बट्टे वर्गमूल 2 बराबर P बट्टे Q, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया भाई, तो ये आ जाएगा मेरा Q बट्टे P बराबर आ गया वर्गमूल 2। आ गया भाई? अब देखिए ध्यान से आप, हमें पता है P और Q क्या थे? कोई भी पूर्णांक, इसलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और परिमेय जो है वो अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है? हम लिखेंगे आप पूरी बात ही कि हमें पता है कि P और Q कोई पूर्णांक हैं और P बटे Q के रूप में लिखे हुए हैं, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है तथा राइट हैंड साइड में वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए इस तथ्य से हमें विरोधाभास मिलता है। विरोधाभास, हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। और जब कल्पना गलत है तो 1 वर्गमूल 2 क्या होगा भाई? 1 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 बिल्कुल कंप्लीट है। अब आपको बच्चों ये 2 क्वेश्चन और
एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 ये सभी आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो पिछली क्लास में रह गया था। हालांकि मुझे विश्वास है कि ज्यादातर बच्चों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, फिर भी एक बार आप उसे मिला लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि हमें निकालना क्या है, हमें यहां पर करना क्या है, यह जरूरी है। जिस बच्चे ने यह समझ लिया कि हमें करना क्या है तो उसके लिए यह प्रश्न 2 मिनट का है। चलिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस तरह ट्रैक है, रेस लगाते हैं ना बच्चे स्टेडियम में, तो ये ट्रैक है, एक चक्कर है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को, और इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मतलब रवि तेज भागता है। यह है सोनिया और ये रवि है। रवि को लगते हैं 12 मिनट और इसको लगते हैं 18 मिनट। ओके, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से, मतलब यहां से दोनों एक ही समय, मतलब करेक्ट मान लो 12 बजे या 1 बजे चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, ये भी देखो एक ही दिशा में, ऐसा नहीं वो इधर चले और वो इधर चले, फिर दोनों रास्ते में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, एक ही दिशा में चलते हैं तो पुनः कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, हमें निकालना समय, कितने टाइम के बाद। ठीक है, ये तो पक्की बात है, दोनों भागेंगे जब, ये रवि भाग रहा है और ये सोनिया भाग रही है, तो कभी ना कभी तो वो मिलेंगे, रास्ते में मिल सकते हैं, रास्ते में तो वो मिलेंगे। तो ये बात क्या है, यहां मिलने की, इस स्थान पर, यहां तो ये भगते रहेंगे इस तरह, रास्ते में शायद यहां मिल जाए, यहां की बात नहीं है, यहां की बात है, वो यहां कब मिलेंगे। हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मिल जाएंगे यहां पर। कितने समय बाद, कितने मिनट बाद, 2 घंटे बाद। और 2 घंटे में रवि भी कुछ ना कुछ चक्कर लगाएगा, यहां तक 10 लगाए, 5 लगाए, 6 लगाए, 8 लगाए, और सोनिया भी कुछ ना कुछ चक्कर लगाएगी, 5 लगाए, 4 लगाए, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इनके चक्करों को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि रवि ने चक्कर लगाए बराबर x चक्कर, माना रवि ने चक्कर लगाए, क्योंकि हमें निकालना है समय, कितने समय बाद दोनों यहां मिलेंगे। हम सोच रहे हैं कि वो मिलेंगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। 1 घंटे बाद मिलेंगे तो 1 घंटे में रवि कितने चक्कर लगाएगा, कुछ लगाएगा XY, तो जितने चक्कर लगाएगा उतने चक्करों को उसके टाइम से गुना कर देंगे तो वो उसका टाइम आ जाएगा, इतना ही टाइम इसका आएगा। दोनों का समय क्या आएगा, बराबर। ऐसा तो है नहीं कि भाई 3 बजे मिले तो 12 से 3 घंटे, 3 घंटे इसने लगाए, 3 घंटे इसने लगाए। प्रश्न को समझो कि हमें करना क्या है। तो चलिए अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद करने से और बेटर समझ में आ जाए। तो माना रवि ने चक्कर लगाए x, तो x चक्कर लगा दिए तो समय कितना ले लिया इसने रवि ने, तो रवि के द्वारा लिया गया समय, एक चक्कर में 12 और x चक्कर में x गुना 12 बराबर हो जाएगा 12x टाइम। ओके भाई, आगे चलते हैं। माना सोनिया ने चक्कर लगाए, कितने, y चक्कर, तो सोनिया के द्वारा लिया गया समय लिया गया समय, एक चक्कर में लगाती है 18 मिनट, तो y चक्करों में 18y मिनट। अब ये टाइम और ये टाइम दोनों क्या है, बराबर। ओके बच्चों, दोनों टाइम क्या बराबर है। अच्छा एक बात तो ये दोनों बराबर टाइम है, ये मान लो 30 है तो ये भी 30 है, ये 35 है तो ये 35 है, ये 100 है तो ये भी 100 है। अच्छा जो भी कुछ है ये कोई ना कोई पूर्णांक है, वो क्या है, वो इस 12 का भी मल्टीपल है और इस 18 का भी मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब गुणज। ये संख्या मान लेता हूं मैं 36 है या
मान ली मैंने ये 72 है, तो 72 क्या है, 12 का भी गुना किया 12 चौक 72, और 72 18 का गुना किया 18 चौक 72। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 12x जो है ये क्या है, 12 का मल्टीपल, और 18y क्या है, 18 का मल्टीपल। मल्टीपल होता है गुणज। अच्छा, दूसरी बात, दोनों क्या है, बराबर, तो क्या हो गए दोनों कॉमन, किस किस का, 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों क्या है, 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन मल्टीपल। अच्छा, एक बात और, मल्टीपल देखो 12 और 18 के 72 भी है, 36 भी है, ठीक है, और 108 भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी कब मिले, मतलब कि चलने के बाद दोबारा कब मिले, मतलब कि सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे जल्दी वाला मल्टीपल। तो 12 और 18 का सबसे जल्दी वाला मल्टीपल क्या होगा, मतलब कि लीस्ट, कम से कम। बात समझ आ रही? अच्छा, तो अब हमें निकालना क्या, इसका कॉमन मल्टीपल हो गया लीस्ट, मैंने कहा लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा, कम से कम, तो लीस्ट, तो ये क्या कहलाएंगे इनके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कहने का ये है कि हमें 12 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, और इसे बोलते हैं, पता है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। तो हमें इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, निकाल दीजिए आसानी से आप गुणनखंड विधि से। 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 12 के आगे 2 गुना 2 गुना 3, 18 के आगे भाई 2 गुना 3 गुना 3, तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो एलसीएम होता क्या है पता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब गुणनफल किसका, कॉमन फैक्टर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर का। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 3 गुना, नॉन कॉमन क्या है, 2 और कौन सा है, 3, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो ये आ गया आपका एलसीएम 36। मतलब ये 12x और 18y क्या आ गए आपके, बराबर 36। तो ये 36 जो है 12 और 18 का एलसीएम है। एक बात, दूसरी बात, 36 क्या आ गया आपका, रवि द्वारा लिया गया समय 36 मिनट और सोनिया द्वारा लिया गया समय, मतलब कि 36 मिनट बाद दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का। सेम ऐसा क्वेश्चन 1.1 में भी था लास्ट का, वहां भी हमें उस क्वेश्चन को पढ़ना था, समझना था और ये जानना था कि हमें उसमें निकालना क्या है। वैसे तो ये कहने को बहुत आसान था, मैं आपसे कहता शुरू में ही इसका एलसीएम निकाल लो, उसका एचसीएफ निकाल दो, लेकिन एग्जाम में कौन बताएगा आपको इस बात को। तो इसलिए आप प्रश्न समझें और कोशिश करें जानने की प्रश्न में निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और मुझे उम्मीद है आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी कर ली होगी और अब आप 1.3 को भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।